हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो आपके 2024 की 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसके संदर्भ में हम एक नए कोर्स लेके आए हुए हैं जिसमें आपको 30 दिन में क्लासेस दी जाएंगी, जिसके अंतर्गत आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा और आपको कोशिश की जाएगी कि आपका एग्जाम में 110 प्लस स्कोर करने का एक तरीका भी मिले। तरीके के साथ साथ आपको इस तरीके से रिवीजन की क्लास प्रोवाइड की जा रही है जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, यूपी स्पेशल हो, करंट अफेयर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस से जो आपका बेसिक साइंस होता है, तो इस तरीके के जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन सभी का आपका जितनी भी ऑथेंटिक बुक है और आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं कि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बट आपके बुक में नहीं मिलते हैं या फिर बुक में मिल जाते हैं तो आप उसको स्किप कर जाते हैं। और आपका करंट अफेयर हुआ और यूपी स्पेशल, तो इन सब का एक कंबाइंड एक कोर्स के तहत ही ये लॉन्च किया गया है कि आपको 30 दिन में 30 क्लासेस दी जाएंगी। वो 30 क्लासेस के अंतर्गत ऐसे सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे जिसके अंतर्गत आपके जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आपके जो आज की टॉपिक है, तो टॉपिक के संदर्भ में आपका ये डे फर्स्ट होगा। डे फर्स्ट के अंतर्गत आपके कुछ टॉपिक होंगे जिसके अंतर्गत जैसे कि आपका पहला तो पाषाण काल होगा, फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, प्रमुख धर्म होंगे जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म होगा, महाजनपदों का उदय होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये डे फर्स्ट के टॉपिक है। डे फर्स्ट के टॉपिक के अंतर्गत इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक को आपका कवर कराया जाएगा। टॉपिक के संदर्भ में आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आपको इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि आप जितने भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो तो उसमें ये ना रहे कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कहाँ से नहीं बनता है। अगर आपने इतने टॉपिक जिस तरीके से मैंने जो टारगेट रखा है और जिस तरीके से मैं इन टॉपिक को पढ़ाऊंगी, तो इसमें आपका जरूरी यानी कि जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी पीडीएफ है, तो इसके संदर्भ में हमने इसको एक तरीके से डिजाइन किया है। तो आप में जो बता दें कि कंप्लीट रिवीजन के तौर पर ये सीरीज आपकी शुरू की जा रही है जिसमें जो आगामी 30 दिन जो आपके होंगे उसके संदर्भ में आपको पूरी वीडियो आपको दी जाएंगी। वीडियो के संदर्भ में बात की जाए तो इस तरीके से जैसे आज आपके हिस्ट्री के टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि कल आपके हिस्ट्री के ही टॉपिक हो, आपके कल दूसरे सब्जेक्ट के भी टॉपिक होंगे। मतलब कि एक तरीके से जो आपके जिस तरीके से जिस प्रश्न से मतलब जिस सेक्शन से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उसके 4-5 टॉपिक मिला के इकट्ठा दे दिया जाएगा। तभी आपका 30 दिन में इतने सारे जो टॉपिक है उन सबका कंप्लीट रिवीजन हो पाएगा। तो उसी बेसिस पे हमने ये सीरीज शुरू की गई है। आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तो मेरा भी एक मोटिवेशन होगा कि आप अगर शेयर करेंगे तो मैं भी नेक्स्ट स्टेज होगा, मैं इसको और बेहतर तरीके से और ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगी कि आपका 30 दिन में ही कंप्लीट रिवीजन हो जाए और आपको किसी भी तरीके कोई डिफिकल्टी नहीं हो। चलिए तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक की शुरुआत के संदर्भ में बता दें कि आज के हमारे जो टॉपिक हैं वह एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपके टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपका पहला टॉपिक आता है पाषाण काल, दूसरा टॉपिक होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा टॉपिक आएगा आपका वैदिक काल, चौथा टॉपिक आएगा प्रमुख धर्म और जिसमें धर्म के अंतर्गत आपके आएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म। यानी कि इसमें इस सेक्शन को शामिल किया गया है कि आपके किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका स्टोन एज है, तो स्टोन एज में कहाँ कब कौन सा मतलब कि मध्य पाषाण युगीन, नव पाषाण युगीन, ताम्र पाषाण काल में किस तरीके के कौन से पाषाण उपकरण फेमस रहे, कौन सा स्थान फेमस रहा, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उसके बारे में भी, उसके साथ साथ जैसे कि आपके जो जो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं और इसकी जो संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर होती है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस सभी को मतलब कि इसका ये टारगेट ही है कि आपको 30 दिन में आपकी यूपीपीएससी की कंप्लीट रिवीजन कराना, जिसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। ये आज आपका 5 सब्जेक्ट, 5 क्या है इसमें, 5 के अंतर्गत देखा जाए तो आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो इसमें मेजर मेजर ये आपके टॉपिक लिए गए, फिर आपका नेक्स्ट डे जो होगा उस दिन आपके कुछ टॉपिक लिए जाएंगे। तो इस तरीके से पहले तो आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मतलब कि एक फॉर्मेट के बेसिस पे आपको बताया जाएगा, फिर बाद में कुछ क्लासेस जो होगी आपकी कम से कम एटलीस्ट देखा जाए तो आपकी 8 से 9 क्लास तो आपकी
विविध की रख दी जाएगी। विविध में ऐसा रहेगा कि आपका आगे पीछे का जितने भी टॉपिक है उनके कवर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने पाषाण काल पढ़ लिया। अब मैं अगर 30 दिन का जो मेरा टेन्योर चलेगा तो उसमें ये होगा कि मुझे और कोई नई चीज मिली या फिर आपके जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना या चीजें हैं तो उसका आपका विविध में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और विविध में जैसे कि आपके प्रमुख व्यक्तित्व हुए, प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख मतलब जो भी टॉपिक होते हैं तो वो विविध में जितने भी आएंगे उनको बाद में आपके उसके जो क्लास होगी वो आपकी 8 से 9 रखी जाएंगे। तो अभी प्रेजेंट में आपके ये टॉपिक है तो इन टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो एक एक करके शुरू करने के पहले हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है स्टोन एज के बारे में, यानी कि पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को लिया गया। इसमें इस तरीके से नहीं लिया गया है कि आपका कब पाषाण काल की शुरुआत हुई, क्या कैसे हुआ, तो मतलब एक जो एक रूपरेखा बना के बताया जाता है। तो ये पूरी रूपरेखा नहीं है लेकिन ये उस तरीके से है कि जो जिस तरीके से आपके एग्जाम जो होते हैं वो क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आंसर का भी फॉर्मेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक क्वेश्चन अगर दिया गया है तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है आपका। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट को एक दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको आपके जो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसमें 110 प्लस आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी ये पॉसिबिलिटी है कि आप 110 प्लस का स्कोर कर पाए और आप एक सेफ जोन में आए और आपका सिलेक्शन हो। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला आता है भारतीय प्रागैतिहास के पिता के बारे में। तो भारतीय प्रागैतिहास के पिता कौन रहे हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुटको। तो आपको इसको याद करते जाना है साथ में कि भारतीय प्रागैतिहास के पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट रहे हैं। पशुपालन के साक्ष्य के बारे में देखा जाए तो आपका आता है कि जो आपका मध्य पाषाण काल है, तो इसमें देखो आपके एक के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब मध्य पाषाण काल में क्या रहा है, ये आपके पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हुए हैं, लेकिन ये कहाँ के? आदमगढ़ में मिले हुए हैं, बागौर में मिले हुए हैं। तो इसमें आपका स्थान भी दे दिया, इस स्थान के साथ साथ आपके इसके साक्ष्य भी बता दिए। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 के 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आदमगढ़ अलग से पूछ गया, बागौर अलग से पूछ दिया कि भाई मतलब कि 4 सिनॉप्सिस बना दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें आपका आदमगढ़ दे दिया कि उपरोक्त में से ये है या नहीं है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है तो उसके संदर्भ में ये दे दिया जाएगा। फिर आता है कि मध्यपाषाण काल में देखा जाए तो हड्डी से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अब हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए तो वो किस स्थान से प्राप्त हुए उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके स्थान में देखा जाए तो ये महदया और सराय नाहर राय से ये प्राप्त हुए हैं। तो ये पशुपालन के साक्ष्य आपके मध्यपाषाण काल से मिले हुए हैं, जो आपके आदमगढ़ और बागौर में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसमें जो आपके हड्डी के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं जिसके स्थल जो है आपके महादया, सराय नाहरनाए इत्यादि आपके होते हैं। तो इस तरीके के स्थल है। अब नेक्स्ट आता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हुए हैं। तो एक ही कब्र में जो आपकी एक कब्र है वहां 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हुए हैं। आपके इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, इवन पूछे भी गए हैं। उन्हीं के बेसिस पे ये आपका फॉर्मेट भी डिजाइन किया गया है। जैसे कि ये आपका कहाँ प्राप्त हुए, ये आपके दमदमा से प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ये आपका नवपाषाण काल में हुआ है। डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। फिर आता है कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म के प्राप्त अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं। वो प्रथम मानव जीवाश्म के अवशेष कहाँ से? नर्मदा घाटी में। तो आपको साथ ही में इस तरीके से याद कर लेना है, जैसे कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से, खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल से, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म के प्राप्त अवशेष नर्मदा घाटी से। तो इसको साथ साथ में आपको याद करते जाना है, यानी कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं तो उसको आपको एक बार रिवीजन भी साथ साथ में करते जाना है। इससे ये रहेगा कि आप पढ़ते ही टाइम पे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप एक और बार एक वीडियो देख लोगे तो फिर आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में कोई भूलने की संभावना नहीं होगी। अब आता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा रहा है? वो आपका जौ रहा है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हुए हैं वो आपके लहुरा देव से मिले हैं। नवदा टोली का उत्खनन कहाँ हुआ है? ये आपका एच.डी. साकलिया के द्वारा किया गया है। और लेकिन नवदा टोली किस स्थान पर स्थित है? तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में आता है। तो नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है और इसके खोजकर्ता जो रहे हैं यानी कि उत्खननकर्ता एच.डी. साकलिया है। फिर आते हैं नवपाषाण कालिक स्थल के बारे में। तो नवपाषाण कालिक स्थल आपको संगनकल्लू होता है। तो इस तरीके से आपका स्थल है।
अब आता है हम भीमबेटका के बारे में, क्योंकि भीमबेटका के बारे में आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सभी को एक साथ में लिया गया है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आपका आता है कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये गुफा प्रसिद्ध है। अब आता है कि भीमबेटका की गुफा जो है सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति आपकी भीमबेटका से हुई है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है। तो आपका आता है भीमबेटका। और ये इसका स्थान के बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्थान क्या है। तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में, जो कि आपका वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके खोजकर्ता जो रहे हैं वह BS वाकड़कर इसके खोजकर्ता रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका भीमबेटका की गुफा की चित्रकला के बारे में आता है। तो ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं इसके। अब आता है आपका नेक्स्ट की गैरिक निर्धारण का नामकरण जिसे OCP भी कहा जाता है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। वो आपका हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को दफनाते थे, तो वो किस तरीके से दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो ये कहाँ पर दफनाते थे, महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल में ये आपके उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को दफनाते थे। अब आता है क्वेश्चन है आपका, मतलब कि ये क्वेश्चन के संदर्भ में है, तो आपको उसी तरीके से ही याद करना है कि मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए हैं, या फिर आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि गर्तावास के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये आपके कहाँ से मिले हुए हैं, ये आपके बुरझौन से मिले हुए हैं। अब आता है कि चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। तो चंद्रकेतुगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है, तो गणेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, आपका जो कलाकृतियां हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय है जहां पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो आपका लेखनीय है जहां पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन रहे हैं, वो आपके जॉन मार्शल आते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपका भोपाल में स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पाषाण काल से रिलेटेड आपके जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं उनसे रिलेटेड आपका एक फॉर्मेट दिया गया है कि आप इसको याद कर लेंगे। तो आपका इसी से रिलेटेड ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद कर लेना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के संदर्भ में बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमने एक इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसमें कई बार आता है तो आपका कि जैसे कि आप कहाँ कौन सा स्नानागार है, कौन सा बड़ा पुरा स्थल है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं, जैसे कि पहला तो जैसे पॉइंट में याद करें कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी किस युग से संबंधित है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। फिर दूसरा आता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित है। और इसके खोजकर्ता जो रहे जैसे मोहनजोदड़ो के जो रखालदास बनर्जी और हड़प्पा सभ्यता के आपके दयाराम साहनी आते हैं। तो इस तरीके से इनके खोजकर्ता रहे, खोजकर्ता के साथ साथ इनके आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके की सभ्यता थी, तो ये गैर आर्य सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है वह नगरीय सभ्यता रही है, तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अब और भी पॉइंट निकल कर आते हैं, जैसे कि आपका कि महान स्नानागार कहाँ पर है, आपका मोहनजोदाड़ो में है। सबसे बड़ा पुरा स्थल कहाँ आता है, आपका राखीगढ़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पत्तन नगर कहाँ पर है, लोथल है। तो इस तरीके के आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में हुआ। फिर आता है सबसे बड़ा पुरा स्थल जो आपका राखीगढ़ी में हो, प्रमुख पत्तन नगर आपका लोथल होता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट है, तो आपको ये सिनॉप्सिस याद रखना है। अब आते हैं कि विषम मुद्रा की प्राप्ति जो है वो कहाँ से हुई है, आपकी मोहनजोदड़ो से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के वृक्ष की आकृति के रूप में मोहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो नहरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा दी गई है और मातृ देवी की उपासना की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये आपका पूरा सिनॉप्सिस होता है, जिसके अंतर्गत ये आपको डिजाइन करके बताया गया है। तो इस तरीके से ये आप इसको देख सकते हैं। ये आपको ऊपर दिया गया है आपका आदिऐतिहासिक युग से संबंधित यहाँ पर आपका दिया गया ये कौन कौन से स्थल फेमस है, कौन कौन सी मुद्रा की प्राप्ति हुई, जो वृषभ मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, खोजकर्ता कौन रहे और वहां का जो नगर विन्यास रहा है, मतलब कि नगरों की,
जो व्यवस्था रही है वो किस तरीके से रही है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है, आप इसके आगे देख लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। तो इसमें आता है कि वस्त्रों के कपास की खेती का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका भारत में ही सर्वप्रथम हुआ था। अब आता है कि आपका जैसे कि सुमेलित दिए गए हैं। अब सुमेलित है आपके, जैसे कि ज्यादातर यूपी पीसीएस में आपके सुमेलित है से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपका जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन में आपका इधर उधर का मतलब कि ऊपर नीचे कर देता है, तो आपको बताना होता है कि सुमेलित है, या फिर आपका उस तरीके से दे दिया गया है कि ए का ए होगा, मतलब कि उस तरीके से, मतलब 3-4 फॉर्मेट रहते हैं, 3-4 फॉर्मेट के संदर्भ में इसको डिजाइन किया जाता है। लेकिन अगर आपको इसके तरीके से आप एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, तो किसी भी तरीके का फॉर्मेट पूछे तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। और उस फॉर्मेट की एक पॉसिबिलिटी, मतलब कि एक प्रॉफिट ये भी रहता है कि अगर आपको 2 भी पता होते हैं, मतलब कि आपको जैसे लोथल और कालीबंगा का पता है कि लोथल का गोदीवाड़ा हुआ, कालीबंगा का जुता हुआ खेल, तो आपको अगर 2 पता है या 1 भी पता है, तो आप जिस तरीके से उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप और भी क्वेश्चन उसको मतलब कि और भी स्थानों का भी पता कर लेते हैं, तो उसमें एक आसानी भी रहती है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, जैसे कि आप एक एक करके प्राचीन स्थल और उनकी पुरातत्वीय खोज के बारे में जानते हैं। पहला तो आता है आपका लोथल। लोथल के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ का जो पुरातत्वीय खोज से क्या प्राप्त हुआ है, आपका गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, हाथीदांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कालीबंगा, जहां से आपका जुता हुआ खेत मिला है, मृण मृत्तिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति मिली है। धौलावीरा, जहां पर आपको जैसे कि हड़प्पन लिपि के आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला है, शैलकृत स्थापत्य मिला है, और 3 भागों में विभाजित उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली हुई है। तो धौलावीरा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यहाँ 3 भागों में विभाजित उन्नत जल प्रबंधन है, शैलकृत स्थापत्य भी है, और यहाँ पर हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख भी यहाँ पर मिलता है। अब आता है आपका बनावली। बनावली में देखा जाए तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। हड़प्पा में देखा जाए तो यहाँ समाधान R37 है, और मोहनजोदाड़ो से आपकी नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपकी पुरातात्विक खोज है और ये प्राचीन स्थल आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्थल और स्थान के बारे में देख लेते हैं। स्थल और स्थान के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर दूसरा आता है लोथल, जो आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। रोपण आता है पंजाब में। बनावली आता है हरियाणा में। दैमाबाद जो आता है महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। हुलास जो आता है आपका उत्तर प्रदेश में आता है। मांडा जो आता है वो आपका जम्मू कश्मीर में। बालू जो आता है आपका हरियाणा में। पाडरी गुजरात में। रंगपुर आपका सौराष्ट्र या महाराष्ट्र में। दधेरी जो है आपका पंजाब में, और धौलावीरा आपका गुजरात में आता है। तो ये आपके प्रमुख स्थल है जिससे आपके क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें जिस जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को ही साथ में इकट्ठा दिया गया है। तो आप इसका फिर से रिवीजन कर लेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात, रंगपुर आपका सौराष्ट्र महाराष्ट्र में आता है, गुजरात में आता है, दधेरी पंजाब, और धौलावीरा गुजरात। अब आते हैं आपकी प्रमुख स्थल एवं नदी के बारे में। प्रमुख स्थल एवं नदी के संदर्भ में देख लेते हैं, जैसे कि आपकी पहले नंबर पर आती है हड़प्पा नदी। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर जो था वो आपका गंगा नदी के, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के, पैठन गुजरात गोदावरी के, कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा के, और रोपड़ आपका सतलज के। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्थल और नदियां ये आपकी आती हैं, जिसमें हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। तो इस तरीके से आपको याद भी करना है कि ये आप इस तरीके से याद करेंगे तो एक आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप रिवीजन ही कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका तैयारी तो हो ही गया होगा। तो ये रिवीजन के बेसिस पे है कि आपको इकट्ठा सभी का एक बंच टाइप का दिया गया है, जिससे आपकी जो रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें सुविधा होगी। अब आता है स्थल और खोजकर्ता के बारे में। आप स्थल कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका पहला आया हड़प्पा। हड़प्पा फिर आता है दयाराम साहरी के द्वारा खोज की गई हड़प्पा के। हस्तिनापुर जो रहे हैं वह बीबी लाल ने इनकी खोज की है। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल के द्वारा की गई। कौशाम्बी की खोज आपकी एनसी मजूमदार के द्वारा की गई। फिर आता है लोथल, जिसकी खोज जो है SR राव ने की हुई है। सुरकोतड़ा आपके JB जोशी के द्वारा इनकी खोज की गई है। धौलावीरा, जिसकी खोज आपकी JP जोशी जो कि RS बिष्ट रहे हैं, उनके द्वारा ये खोज की गई है। तो ये आपके स्थल और खोजकर्ता है जिनकी आपके बारे में बताया गया है कि इन स्थलों की खोज इन खोजकर्ताओं के द्वारा की गई है।
अब आता है हमारा वैदिक काल। यहाँ पर आप देखा जाए तो आपका ये टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड आपका ये इंपोर्टेंट पॉइंट बताए। अब यहाँ पर ये फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैदिक काल के बारे में। यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के बेसिस पे आपका इतना ही टॉपिक आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको ज्यादा, क्योंकि प्रत्येक अगर एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता है जो आपका 1.5 से 2 घंटे में कवर होगा, 2 घंटे इसमें कवर होगा। अब इसको आपको अगर 10 से 15 एक क्विक रिवीजन के तौर पर देखना है तो आपको 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक आपका कवर हो जाता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो इससे बेहतर आपके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आता है इसमें आपका वैदिक काल के संदर्भ में। अब वैदिक काल के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो ये आता है कि इसमें सबसे पहले कि जो इसमें आर्य शब्द इंगित होता है तो वो किससे इंगित होता है, मतलब कि किस वंश को संबोधित करता है, तो वो आपका श्रेष्ठ वंश को संबोधित करता है। अब वो श्रेष्ठ वंश को संबोधित करता है तो उसका अर्थ भी क्या होगा कि एक उत्तम व्यक्ति ही होगा। तो इस तरीके से, मतलब कि अगर आपको एक पता है कि आर्य शब्द का अर्थ उत्तम व्यक्ति होता है, तो आप अगर इस तरीके का आपका उसमें क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे कि श्रेष्ठ वंश से संबंधित होगा। जब अपने आप को ये उत्तम व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है तो ये आपका श्रेष्ठ वंश भी होगा। तो एक तरीके से अगर आप श्रेष्ठ वंश को याद रख लेते हैं तो आपको उत्तम व्यक्ति इसका अर्थ मतलब याद रखेगा, और याद अगर आप शब्द का अर्थ समझ लेते हैं तो आपको श्रेष्ठ वंश भी समझ में आ जाएगा। तो आपको याद कर लेना है कि आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, और शब्द आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो एक उत्तम व्यक्ति होता है। अब आता है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिनाम लिया गया है। त्रिनाम किससे लिया गया है? इसमें 3 वेद आते हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो त्रि के अंतर्गत देखा गया है तो आपके 3 वेद आते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के संदर्भ में बात की जाए तो ये सबसे पुराना वेद है, और ये इसमें अंतर्गत मतलब कि इसमें जितने भी आपके पॉइंट दिए गए हैं वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा की गई। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है वो आपका ऋग्वेद आता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूत्र है वो आपका ऋग्वेद में है। मूल्यवान संपत्ति जो ऋग्वेद में रही है वो आपकी गाय रही है। फिर आता है ऋचाएं। ऋचाएं कितनी रही है? पहले हम लोग पढ़ते थे कि इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। आपकी जितनी भी बुक है उनमें इस 10,462 दी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें 10,552 जो आपका लेटेस्ट एडिशन आए हुए हैं उनमें इसको मेंशन किया गया है। तो मैंने आपका ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हो गया है कि आपको ये याद रहे कि आपका पहले जिस तरीके से 10,462 था तो प्रेजेंट में 10,552 हो गई है। अब आता है कि ऋग्वेद को में स्रोतों का संकलन किया जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिसमें 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ऋग्वेद के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट उपनिषदों के बारे में। उपनिषद के बारे में चर्चा की जाए तो उपनिषदों का जो विषय रहा है, उपनिषदों का जो विषय रहा है वो क्या रहा है? दर्शन। खास तौर पे देखा जाए तो उपनिषदों की चर्चा, मतलब कि उपनिषदों में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें मोक्ष की चर्चा की गई है। उपनिषद काल के राजा जो रहे हैं वो कौन से रहे हैं? कैकेयी के अश्वपति शासक के उपनिषद काल के राजा रहे हैं। अब आता है कि मोक्ष शब्द में सबसे पहले उल्लेख किया गया है, मतलब कि जैसे कि आपने ये तो जान लिया कि मोक्ष शब्द का जो उल्लेख किया गया है या फिर चर्चा की गई है वो उपनिषद में की गई है। अब उपनिषद में की गई है तो सबसे पहले किस उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आता है आपका श्वेतासुर, उस उपनिषद में इसकी चर्चा सबसे पहले मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? एक कंठोपनिषद में मिलता है। 4 पुरुषार्थ के बारे में जान लेते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आता है। 4 आश्रम जो है इसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम आता है। तो इस तरीके से आपके 4 आश्रम है। तो ये आपके उपनिषद हो गए, 4 पुरुषार्थ हो गए, 4 आश्रम हो गए। अब देख लेते हैं सुमेलित के बारे में क्योंकि इसमें सुमेलित से रिलेटेड भी आते हैं, जैसे कि आपके वेद और ब्राह्मण के बारे में पूछेगा। अगर जैसे जैसे कि वेद और ब्राह्मण दिया गया, वेद और ब्राह्मण में आता है जैसे कि आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण जो रहे हैं वो आपका यत्रिय रहा है। सामवेद के आपके पंचवीस रहे हैं, अथर्ववेद के गौपथ और यजुर्वेद के शतपथ रहे हैं। तो इस तरीके से कौन कौन से? ऋग्वेद के यत्रिय, सामवेद के पंचवीस, अथर्ववेद के गौपथ और यजुर्वेद के शतपथ।
तो ये ब्राह्मण के बारे में। अब आते हैं वेद और संबंधित कार्यों के बारे में, जैसे कि आपका ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना एवं ईश्वर महिमा मिलती है, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड मिलते हैं, सामवेद में संगीतमय स्रोत मिलते हैं, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र व वशीकरण मिलता है। तो इस तरीके से आपके वेद और संबंधित कार्य है। कौन कौन सा? ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थना है या फिर ईश्वर महिमा, ऐसा पूछ दिया जाता है। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड होंगे, सामवेद में संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब आती हैं वैदिक नदियां, जो कि उसके उस टाइम पे क्या नाम थे और अभी प्रेजेंट में क्या नाम है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे आती है आपकी कुभा। कुभा जैसे आपका आधुनिक नाम काबुल है, परुष्णी जो आपका आधुनिक नाम रावी है, सदानीरा जिसका आधुनिक नाम गंडक, सतुर्दी जिसका आधुनिक नाम सतलज है, और अस्किन जिसका आधुनिक नाम आपका चिनाब आता है। और एक तरीके से देखा जाए तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह आपकी सिंधु नदी आती है। अब पौराणिक नामों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि आपके जैसे कि खाद्यान्न से रिलेटेड जो पौराणिक नाम है, और वर्तमान नाम के बारे में, जैसे कि आपका व्रीहि। व्रीहि किसको जो कहा जाता था? चावल को कहा जाता था। मुदक जो है मूंग को कहा जाता था। यव जो है वो जौ को कहा जाता, और इक्षु जो है गन्ना को कहा जाता था। तो ये आपके पौराणिक नाम है खाद्यान्न के संदर्भ में, जिसमें आपका चावल का व्रीहि, मूंग का मुदक, जौ का यव और गन्ना का इक्षु। तो इस तरीके से रहा है। अब आता है आपका कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋत और धर्म के अंतर के बारे में, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे कि आपका जैसे एक कथन दे दिया, दूसरा कथन दे दिया। तो एक पैटर्न तो ये होता है कि आपका कथन एक सही है या आर सही है, ये मतलब कि कथन और कारण के संदर्भ में सही होने के लिए दे दिया जाता है, या फिर दूसरा कथन इस तरीके से मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया जाता है कि इसमें आपका कि पहला कथन दे दिया, दूसरा कथन दे दिया। तो इसमें दे देता है कि केवल एक होगा, केवल दो होगा, केवल एक या दो हो गया, या ना तो एक होगा ना तो दो होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं कि ऋत और धर्म में क्या अंतर है। तो ऋत और धर्म में अंतर को जान लेते हैं। तो ऋत जो होती है वह एक तरीके से प्राकृतिक नियमावली होती है, मतलब कि प्राकृतिक क्रियाकलापों से संबंधित होती है, जो कि एक भौतिक मूलभूत नैतिक विधान होता है, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। मतलब कि जो सृष्टि है उसमें निहित जितने भी तत्व है उनका क्रियाकलापों का संचालित करना ये आपका ऋत में होता है। धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना भी इसके अंतर्गत की जाती है। तो ऋत जो होते हैं वो नैतिक विधान है, जिसमें सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारी तत्वों का क्रियाकलापों का संचालित करना होता है। धर्म में व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना होती है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, इसमें जान लेते हैं कि लोपामुद्रा के बारे में। जब आप वैदिक योग पढ़ते होंगे तो उस टाइम पे लोपामुद्रा के बारे में आपने नामोल्लेख पढ़ा होगा। लेकिन ये इन्होंने किस चीज की रचना की? तो इन्होंने लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी ने आपके कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की हुई है। निष्क के बारे में, जो कि निष्क का प्रयोग भी आपका पूछा जाता है, तो निष्क के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें निक्स शब्द जो है वो आपका ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये परिवर्ती काल में इसे सिक्का के रूप में इसका प्रयोग होता था। और निष्क जो होता था वो किस काम के आता था? ये आपका गले में आभूषण यानी कि गले का आभूषण हुआ करता था। अब आता है कि निशाका के बारे में। निशाका जो भी था वो भी प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषण के तौर पर था। अब आते हैं गोत्र शब्द के बारे में। तो गोत्र शब्द के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया, और गोत्र प्रथा की जो स्थापना है वह उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो गोत्र के शब्द के संदर्भ में ध्यान रखना है कि इस प्रथा की जो शुरुआत है वो आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई है, लेकिन इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो आपका ऋग्वेदिक काल में हुआ है। अब आता है कि पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म के बारे में। पूर्व वैदिक आर्यों के धर्म के बारे में बात की जाए तो इसमें कृषि पूजा और यज्ञ होता है। ऋग्वेदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। मातेत्मा, दवेत्मा, नतित्मा के रूप में संबोधित नदी आपकी सरस्वती रही है। ऋग्वेदिक आर्यों की पंचजन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें यदु, दुहा, पुरु, अनु एवं तुवर्षु रहे हैं। तो ये पंचजन कौन कौन से रहे हैं? यदु, दुहा, पुरु, अनु और तुवर्षु। अब आता है कि आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या रहा है? कृषि रहा है। पढ़ी नागरिक कौन रहे हैं? व्यापारी रहे हैं। अब आता है इंद्र देवता के बारे में, जो आपका उस टाइम पे मतलब कि वैदिक युग में आपका इंद्र देवता का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो इसमें जैसे कि आपको सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त इनसे प्राप्त हुए हैं, और ये युद्ध के देवता भी कहलाते थे, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी थे, झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो इस तरीके से इंद्र देवता के बारे में है। तो इसके आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि वर्षा के देवता
वैदिक काल में कौन रहे? तो आपको ये इंद्र देवता के बारे में याद रखना है। अब आते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे के बाद, मतलब कि इंद्र के बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं अग्नि आते हैं, जिनके सर्वाधिक सूक्त प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हमारे पुराणों के बारे में जान लेते हैं। तो पुराणों के संदर्भ में बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के जो संकेतक है वो आपके आते हैं सर्ग, मनवंतर और वंशानुचरित आते हैं। पुराणों के संदर्भ में बात की जाए तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और आपका वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो इसके अंतर्गत है, तो पुराणों की संख्या 18 हुई। इसके संकेतक सर्ग, मनवंतर और वंशानुचरित होते हैं। पुराणों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें वायु पुराण में आपका गुप्त वंश के शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है श्रीमद् भगवत गीता जो है वह मूलतः देखी जाए यानी कि मौलिक रूप में ये संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत के संदर्भ में बात की जाए तो महाभारत का जो उपनाम रहा है वह सतसहस्त्री संहिता रहा है और जय संहिता के रूप में इसे जाना जाता है। अब आता है कि अछूत की जो अवधारणा है उसका उद्धरण कब किया गया? तो ये धर्मशास्त्र के समय किया गया। अब आता है आप उपनिषद के बारे में और भी जान लेते हैं, जैसे कि आपकी मुंडक उपनिषद जिसमें आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसुमा ज्योतिर्गमय लिया गया है, क्योंकि आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि सत्यमेव जयते की अवधारणा किस उपनिषद से ली गई है, तमसुमा ज्योतिर्गमय की अवधारणा किससे ली गई है। तो आपको याद रखना है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते की, बृहदारण्यक उपनिषद से तमसुमा ज्योतिर्गमय की, छांदोग्य उपनिषद से आपका सत्यकाम जावाल की कथा जो कि अनव्याही मां होने की लांछन की चुनौती देती है। श्वेतासुर उपनिषद के संदर्भ में बात की जाए तो इसका जो शब्दार्थिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा होता है। तो इस तरीके से उपनिषदों के बारे में। अब आते हैं संस्कारों के बारे में बात की जाए तो संस्कारों की संख्या 16 होती है और एक तरीके से देखा जाए जो आपका जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो उस टाइम पे जो जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग को पढ़ाते थे उन्हें उन अध्यापकों को उपाध्याय कहते थे। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं हमारे प्रमुख धर्म के बारे में। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे 3 टॉपिक कवर होते हैं। आपका पाषाण काल के बारे में कंप्लीट हो जाता है, पाषाण काल के बाद आपकी सिंधु सभ्यता के बारे में, फिर आपका वैदिक काल के बारे में। आप प्रमुख धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो धर्म के संदर्भ में सबसे पहले तो आता है हमारा बौद्ध धर्म, फिर पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, इसके बाद शैव और भागवत धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महावीर निष्प्रकरण के रूप में जाना जाता है, तो उनका क्या था? ये गृह त्याग था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति जो थी वह बोध गया में हुई थी। इनका गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह था वह घोड़ा था। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल था। प्रथम प्रवचन जो रहा है वह सारनाथ के ऋषिपत्तन विहार में दिया गया। परिनिर्वाण जो या जिसे निधन कहा जाता है वह आपका उनका कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कौलिय वंश से। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई है एक त्रिड़ा रूपी अग्नि के समन के संदर्भ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं तो श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, क्योंकि डायरेक्ट ही आपके इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, बुद्ध की जो मां रही है वह किस वंश से संबंधित थे, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वो आपका बोध गया है। फिर आता है आपका कि महात्मा बुद्ध के जन्म की पुष्टि के संदर्भ में बात की जाए तो ये आता है कि जब उनके जन्म की पुष्टि जो है वह किस अभिलेख में की गई, और किस अभिलेख के साथ साथ ये भी आता है कि उस टाइम पे कौन से शासक रहे और कौन सा युग चल रहा था कि उस टाइम पे किस शासक के शासन काल में इनके इस की पुष्टि हुई कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रुक्मिणी स्तंभ अभिलेख जो है वहां से प्राप्त होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध के नाम से ये प्राप्त होता है। और यह अभिलेख जो है वह मौर्यकालीन राजा अशोक का था। तो ये कौन से शासक रहे हैं? मौर्यकालीन जो शासक अशोक रहे हैं उनके संदर्भ में आता है। अब आती है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति के संदर्भ में भी याद कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय में कौन से शासन मतलब कि कौन अध्यक्ष रहे या किस स्थान पर हुई, किस समय में हुई, इनके कौन से राजा रहे, यानी कि किसके शासनकाल में कौन से स्थान पर हुई। तो इस तरीके के आपके किन्हीं मतलब चारों बौद्ध संगतियों से रिलेटेड आपके कई तरीके के क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं।
अब आता है कि प्रथम बौद्ध संहिता के संदर्भ में बात की जाए तो ये इसका जो समय काल रहा है वो 483 ईसा पूर्व से स्थान राजगृह रहा है। अध्यक्ष महाकश्यप रहे हैं और शासनकाल अजातशत्रु रहा है। द्वितीय बौद्ध संहिता जो रही है वो 383 ईसा पूर्व में हुई है वैशाली में, और इसके सबकामी इसके अध्यक्ष रहे हैं और इसमें कालाशोक के शासनकाल में। फिर आती है आपकी तृतीय बौद्ध संहिता जो कि आपकी 250 ईसा पूर्व में हुई, और इसमें पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, और इसके अध्यक्ष जो रहे हैं मोगलीपुत्र तिस्क रहे हैं, और यह अशोक के शासनकाल में हुई। फिर आती है चतुर्थ बौद्ध संहति जो कि 98 ईसा पूर्व में हुई, यह कुंडलपुर स्थान में हुई, और इसके अध्यक्ष जो रहे हैं वसुमित्र अशुघोष रहे, और यह आपके कनिष्क जो राजा रहे उनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहति हुई है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का समय क्या रहा है? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 98 ईसा पूर्व। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का स्थान कौन सा? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर इस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के अध्यक्ष कौन रहे? महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र तिस्क, वसुमित्र अशुघोष। और इसमें जो शासन काल के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख स्थान, अध्यक्ष, समय और शासनकाल के बारे में बताता है। अब आता है कि चतुर्थ बौद्ध संहिता जो रही थी, जो आपकी कश्मीर कुंडलवन में आयोजित हुई थी, जो कनिष्क के समय में, उस टाइम पे जो बौद्ध धर्म था दो महान शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसमें पहली शाखा जो थी वह हीनयान थी, दूसरी शाखा महायान थी। महायान बौद्ध मत की विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसके अंतर्गत आती है जैसे कि बुद्ध में देवता रोपण के बारे में, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख विशेषता रही है। अब आता है कि बुद्ध के उपदेशों के बारे में। तो बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में बात की जाए तो इनका आता है कि आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से है। त्रिपिटक के बारे में बात की जाए तो बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है विनय पिटक, जिसमें त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो पहले नंबर पर आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत बात की जाए तो यह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। सूत पिटक जिसके अंतर्गत बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए हैं। अभिधम्म पिटक जिसमें आपका यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, और इसमें यह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया। अब आते हैं बुद्ध के त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न रहे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो रही है वह धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का एक अंग रहा है। अशोकाराम विहार अवस्थित रहा है पाटलिपुत्र में। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर होता था। मतलब कि जो बौद्ध मठ होते हैं उस टाइम वहां पर जो पवरन नामक एक समारोह का आयोजन होता था, किस उपलक्ष्य में? जब वर्षा ऋतु होती थी उस टाइम पे, जब भिक्षुओं के द्वारा अपराधों की स्वीकारोक्ति के संदर्भ में इस समारोह का आयोजन किया जाता था। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर बिहार में। और स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में मिलता है। अनात्मवाद के बारे में बात की जाए तो यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्ध ने किया है। एशिया का ज्योतिपुंज जो रहे हैं महात्मा बुद्ध रहे हैं। पारमिता शब्द के सही विवरण के बारे में बात की जाए तो ये पारमिताएं यानी कि ये परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रदर्शित हुआ है, तो इसके संदर्भ में आता है। तो पारिता शब्द का सही विवरण किस में आता है? कि वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रदर्शित हुआ, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं विशुद्धि मग्ग के रचयिता के बारे में। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन रहे हैं? बुद्ध घोषा रहे हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वो कौन रहे हैं? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन रहे हैं? और नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह कौन सा था? नागार्जुन। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके नागार्जुन के संदर्भ में है, तो ये आपका आता है कि ये प्रथम भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, वो आपके नागार्जुन थे। शून्यता के सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक आपके नागार्जुन रहे हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में उस टाइम पे जो विश्वविद्यालयों के बारे में, कि विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है। जैसे कि आपका आता है अभी नालंदा विश्वविद्यालय में हाल ही में एक जो चेंजेस हुआ है उसके पिलर के निर्माण से रिलेटेड हुआ है, तो उस कारण से आपका नालंदा विश्वविद्यालय और फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके साथ साथ जो भी विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें करंट में तो आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है ही, साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है।
जैसे कि विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो यह स्थापना जो है गुप्तों के समय में हुई। संस्थापक कुमार गुप्त रहे। यह विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए रहा। इसके पतन के कारण के बारे में बात किया जाए कि इसमें राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण होना इसके बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का कारण रहा है। अब आता है कि नव नालंदा महाविहार विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए यह विहार विख्यात है। बौद्ध धर्म के विषय में बात की जाए तो बौद्ध धर्म के विषय के संदर्भ में आता है कि यह आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है और उसने कुछ शिल्पों को भी निम्न माना है। अब आते हैं बौद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में बात की जाए तो पहला तो आता है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था होना। दूसरा आता है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध होना। तीसरा आता है प्राणियों की हिंसा का निषेध होना, यानी कि अहिंसा का। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत भी सही होना। तो बौद्ध और जैन धर्म के संदर्भ में ये आपके प्रमुख संदर्भ आते हैं। तो कौन कौन से? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का सही होना है। अब आता है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण के बारे में, जिसके अंतर्गत होना रहता है जैसे कि धर्म की सादगी होना, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो ये बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण रहे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन के कारण के संदर्भ में बात की जाए तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो इस टाइम पे ये चीज हुई थी। अब आ जाए आपका चैत्य पूर्व विहार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका अर्थ याद रख लेना है कि चैत्य जो होते थे वह पूजा स्थल होते थे और विहार जो रहते थे वह बौद्ध भिक्षुओं का एक निवास स्थान हुआ करता था। अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म के बारे में। यहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे आपके कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक के संदर्भ में देखा जाए तो इनके संस्थापक ऋषभ देव रहे, जो कि प्रथम तीर्थंकर रहे। इसके सुमेलित में दिया गया है जैसे कि आपके तीर्थंकर उनसे रिलेटेड आपका जो उनके संज्ञान या प्रतिमा लक्षण है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आदिनाथ, आदिनाथ का जो प्रतिमा लक्षण रहा है वृषभ रहा है। मल्लीनाथ का जो प्रतिमा लक्षण रहा है जल कलश रहा है। पार्श्वनाथ जिसका जो प्रतिमा लक्षण या संज्ञान रहा है सर्प। संभवनाथ का अश्व रहा है। महावीर का सिंह रहा है। शांतिनाथ का हिरण रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण है जिसमें आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण रहा है। अब आते हैं प्रमुख तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल के बारे में। तीर्थंकर के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आते हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है वह अष्टापद है। वासुपूज्य रहे, वो चंपापुरी में रहा है। नेमिनाथ का उर्ज यंत्र रहा है और महावीर का पावापुरी। तो ये प्रमुख तीर्थंकर है जिनके आपके निर्वाण स्थल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपूज्य, चंपापुरी, नेमिनाथ, उर्जयंत और महावीर पावापुरी। नेक्स्ट आता है कि महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर रहे। इनके बारे में जान लेते हैं, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर का स्थान भी इनको प्राप्त हुआ है। तो इनका जन्म जो रहा है वह कुंडग्राम कुंडलवन में रहा है। इनकी मृत्यु जो रही है पावापुरी में। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्ति जो रही है वह ऋजुपालका नदी के तट पर रही है और इनके प्रथम अनुयायी जमाली रहे। तो इस तरीके से महावीर स्वामी जी के बारे में। अब आते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द यानी कि कैवल्य रहा है और इसमें देखा जाए तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह जैन धर्म में किया गया। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु जो रहे हैं वह आपका अहिंसा रहा है और जैन धर्म से संबंधित आपका यापनीय संप्रदाय और स्थानिक वासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। तो अभी पहले जिस तरीके से हमने वो संप्रदायों के बारे में बात की, तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो जैन धर्म के संप्रदाय दो रहे हैं। कौन कौन सा? यापनीय संप्रदाय और आपका स्थानिक वासी संप्रदाय रहा हुआ। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है वो है आपका अर्धमागधी। जैन धर्म के दो संप्रदाय आते हैं जिसमें आपका आता है पहला श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले रहे और दूसरे आते हैं दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म के यहाँ जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर मतलब कि जब उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था, तो इसमें दो उसी टाइम पे 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ, तो उस टाइम पे दो धर्म में संप्रदाय बट गया था, जिसमें आपके जो श्वेतांबर थे वह स्थूलभद्र के नेतृत्व में इनका विभाजन किया गया था और इनके धर्म सूत्र में देखा जाए तो 12 अंग थे जो एक प्रथम विभाजन के तौर पर जैन संप्रदाय का देखा जाता है। और फिर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और भद्रबाहु के नेतृत्व में आपके दक्षिण भारत में जैन धर्म यानी कि दिगंबर धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में आपके दिगंबर रहे और आपके स्थूलभद्र के नेतृत्व में आपके श्वेतांबर रहे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
अब आता है कि जैन धर्म के जैन सिद्धांत के अनुरूप देख लेते हैं। तो इसके अनुरूप आता है कि कर्म को विनष्ट करने का एक सुनिश्चित मार्ग तपस्या है और प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्मतम कण वो आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप आता है। अब आता है कि जैन धर्म में जो समाधि मरण या संलेखना संबंधित है, ये आपकी जैन दर्शन से संबंधित है। तो ये संलेखना की जो विधि है जिसके कारण इस समाधि की एक अवस्था होती है जिसे ये जैन धर्म से संबंधित होती है। अब जान लेते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। आजीवक संप्रदाय जो रहे हैं, जिसके संस्थापक जो रहे हैं मखली घोषाल रहे हैं। वह संप्रदाय रहा है जो नियति की अटलता में विश्वास करता था और बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में इसमें किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आजीवक संप्रदाय के बारे में। अब आता है सुमेलित है। सुमेलित है के बारे में आचार और सिद्धांत दिए गए। आचार जो आते हैं आपके लकुलिस, जिसके सिद्धांत पाशुपत रहा है। नागार्जुन जो कि शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भद्रबाहु जो जैन धर्म के से संबंधित रहे। गौशाल जो रहे वह आजीवक संप्रदाय से संबंधित रहे, यानी कि ये सिद्धांत इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये प्रमुख आपके आचार्य और इनके सिद्धांत रहे। लकुलिस जो रहे पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और घोषाल आजीवक। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली रही है कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर आते हैं चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित है। होयसलेश्वर मंदिर जो है वह शिव को समर्पित है। महान घटना जो महामस्ताभिषेक संबंधित है आपकी बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि आपका जो महामस्ताभिषेक की जो संबंधित है वह बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के जो पुत्र रहे हैं वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव रहे हैं। अब आता है कि सिरवड़बेल गोवा के गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की जो विशाल प्रतिमा है, यानी कि 57 फीट ऊंची स्थापित की गई है, वह चामुंडराय ने स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक निकल कर आते हैं, मतलब कि जिस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं का एक आपका ये सुमेलित रूप दिया गया है। अब आता है शैव या भागवत धर्म के बारे में। शैव या भागवत धर्म के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति यानी विश्व की उत्पत्ति विषयक घटनाओं के अनुसार इसे 4 युगों का एक क्रम है, जिसमें आपका कृत जिसे सतयुग कहा जाता है, दूसरा आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, फिर आता है कलयुग। तो इस तरीके से ये युग की संकल्पना है। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय के बारे में बात की जाए तो यह मत्स्य मयूर है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक माना जाता है देव और उसकी शक्ति के योग को। नयनार कौन रहे हैं? शैव धर्मानुयायी रहे हैं। अलवार संत कौन थे? पोए गई, पूड़म और तिरुमंगई। तो अलवार संत कौन रहे हैं? पोएगई, पूड़म और तिरुमंगई इसके प्रमुख संत रहे हैं। गुप्त वंश के राजाओं के संदर्भ में बात की जाए तो यह भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखा जाए तो ये कृष्ण रहे हैं और सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कालिका पुराण जो है वह शाक्त धर्म से संबंधित है। इस तरीके के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन सा पुराण किस धर्म से संबंधित है, या फिर देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ कब की गई थी, यानी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भागवतों ने की थी। वह देवता जिसे कला के हल के लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम रहे हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी दी गई है? 9 दी गई है। हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख स्तंभ में जो संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का विजयनगर गरुड़ स्तंभ लेख आता है। हेलियोडोरस जो रहा था वो कहाँ के निवासी थे? वह तक्षशिला के निवासी थे। तो इससे 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला तो ये कि जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वह भागवत धर्म से संबंधित है और भागवत धर्म से संबंधित है जो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है वो किसका से संबंधित है? हेलिडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख फेमस है जो कि प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य से। और हेलिडोरस जो रहे हैं वो कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि विष्णु के 12 अवतारों को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित करते हुए दिखाया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेदक लक्षण बताए गए, जिसमें वेदों की प्रमाणिकता में आस्था को बताया गया। भागवत गीता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति के समान महत्व देता है। मुख्य शिक्षा जो भागवत धर्म की रही है वह निष्काम कर्म योग रहा है। अब बात करते हैं प्रस्थान त्रय के बारे में। प्रस्थान त्रय के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता आते हैं। तो ये 3 तरीके के आते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता। नेक्स्ट आता है आपका कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, तो ये आपका नैमिषारण्य आता है।
पुरी की में जो यात्रा निकाली जाती है तो वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है वो आपका किष्किंधा कांड है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी पर लगता है। अब आता है कि धर्म और पवित्र स्थल के बारे में बात की गई है, जिसमें जैन धर्म जो है आपका उसका पवित्र स्थल पावापुरी है। हिंदू धर्म का वाराणसी आता है, इस्लाम धर्म का मदीना और ईसाई धर्म का वेटिकन। तो इस तरीके से सुमेलित है कि इस संदर्भ में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक महाजनपदों के उदय के बारे में। तो महाजनपदों के उदय के संदर्भ में आपका टॉपिक है, जिसके अंतर्गत इन महाजनपदों के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि आपके महाजनपदों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के पूछे जाते हैं कि कौन सा गणतंत्र था, कौन सा लोकतंत्र था, कौन सा जनपद जो था आपके उत्तर प्रदेश में, कितने महाजनपद हैं। तो इस तरीके से आपके प्रदेश के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आता है कि इसमें महाजनपदों में कौन सा राजा कब था, मतलब कि किस किस टाइम पे कौन सा राजा था, और फिर उस टाइम पे वहां की राजधानी क्या थी, और उसको अभी प्रेजेंट में क्या नाम से जाना जाता है। तो ये महाजनपदों से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसको डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें देखी जाए तो हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो ये जो जानकारी है हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष था 16 महाजनपदों में विभाजित था। अब आता है हमारा एक एक करके प्रत्येक महाजनपद, उनकी राजधानी क्षेत्र, उनके आधुनिक स्थान के बारे में पढ़ते हैं। महाजनपद आता है आपका अंग, जिसकी राजधानी चंपा रही और इसका क्षेत्र जो रहा है भागलपुर मुंगेर, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। मगध के बारे में, जिसकी राजधानी गिरिब्रज चार राजगृह रही है, रैया है जो आधुनिक नाम है, पटना गया बिहार में स्थित है। काशी जो रही है वह वाराणसी यहाँ की राजधानी रही है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स जो रही है वह कौशाम्बी यहाँ की राजधानी रही है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है। वज्जी जो कि आपका वैशाली विदेह मिथिला, जो कि वैशाली के मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल जो रहा है वह जिसकी राजधानी श्रावस्ती रही है और वो फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश जो कि वर्तमान में है। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महेशमती जो कि मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। मल्ल जिसकी राजधानी कुशावती जो कि देवरिया बस्ती गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है पांचाल जो कि अहिछल या काम्पिल यहाँ की राजधानी जो बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। चेदी जिसकी राजधानी आपकी सुक्तिमती जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु जो कि इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है जो कि दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। फिर आता है मत्स्य विराटनगर जो कि जयपुर अलवर और हरियाणा के कुछ क्षेत्र। फिर आता है कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक जो कि राजौरी और हजारा क्षेत्र है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा जो कि मथुरा वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। अस्मक जिसकी राजधानी पोटली या पोतन जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र का एकमात्र जनपद है। फिर आता है गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर के क्षेत्र का है जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इनके महाजनपद रहे, इनकी ये प्रमुख राजधानी रही। तो यहाँ पर आपका डे फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि डे फर्स्ट का आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपका डे सेकंड होगा। डे सेकंड के अंतर्गत आपके टॉपिक जो है वो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपके 5-6 टॉपिक ही इसी के साथ ही जिस तरीके से इसमें लिया गया है, इसी के ऐसी संदर्भ में आपके सभी टॉपिक को लिया जाएगा जिस तरीके से इसमें भी टॉपिक लिए जाते हैं। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।